तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट आएगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ही है आपका जो जितने भी ये होते हैं सारे नॉन पोलर होते हैं। जो एल्केन्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं नॉन पोलर? क्योंकि एल्केन में होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग अप्रोक्सीमेट सेम होती है। जब अप्रोक्सीमेट सेम होगी तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, तो कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता। ठीक है, कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता, इसीलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इस सबसे पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि C1 से लेके और C4 तक ये होते हैं गैस, C5 से लेके C17 तक ये होते हैं लिक्विड, और इसके अबव ये होते हैं सॉलिड। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। C1 से C4 तक गैस, फिर C5 से C17 तक लिक्विड, और अबव C17 क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट। ओके सर। हाँ, अब यहां से मेन आ जाएगा थर्ड पॉइंट। एल्केन्स होता है, इसके बीच में होते हैं वैंडरवाल फोर्स, पजेसेस वैंडरवाल फोर्स, क्योंकि मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल के बीच में वैंडरवाल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, वैंडरवाल फोर्स यहाँ पे काम करेगा। तो ये एल्केन्स होते हैं जो इसमें वैंडरवाल फोर्स होगा। ठीक है, तो एल्केन्स में वैंडरवाल फोर्स काम करेगा। तो तीसरा पॉइंट, तो इसे लिख लो अब। यस सर डेल। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ, फाइव, सिक्स, तीन इंपॉर्टेंट। अब ये तीन इंपॉर्टेंट हैं जो आगे के आएंगे। फोर है आपका बॉइलिंग पॉइंट का। देखो जब भी आपके पास, आपको पता है कि वैंडरवाल फोर्स काम करता है, तो जो वैंडरवाल फोर्स है वो साइज या मॉलिक्यूलर वेट पे वर्क करता है। ध्यान रखना, वैंडरवाल फोर्स किसका ज्यादा होगा? जिसका साइज ज्यादा होगा या कम होगा? सर जिसका साइज ज्यादा होगा। हाँ, जितना साइज ज्यादा होगा उतना। और या तो फिर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा, एक ही बात होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखो होता क्या है कि जैसे मैंने कहा आपको कि CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? सर C4H10 का। C4H10 का, क्योंकि जितने कार्बन ज्यादा होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू ब्रेक डाउन। तो उतना क्या होगा, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ठीक है, और जब इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए जितना कार्बन एटम बढ़ता जाएगा, जैसे C5 हुआ और ज्यादा, C5 के बाद C6 हुआ तो और ज्यादा, जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो ये पहला पॉइंट है। Yes said N. डन। अब इसके बाद सेकंड आता है इसमें कि अगर ब्रांच होगा तो क्या होगा। अगर वो ब्रांच में है, एक ब्रांच और बिना ब्रांच के, तो इसमें कौन ज्यादा होगा। जैसे अब मैंने दूसरा बना दिया, इसी में देखो बॉइलिंग पॉइंट में सेकंड पॉइंट मैंने क्या किया, जैसे 6 कार्बन को ले लो, चलो 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गया, दूसरा 1 2 3 4 5 और एक यहाँ हो गया, थर्ड यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो 1 2 या 3 का। सर थर्ड का। थर्ड का नहीं, इसमें वो कहता है कि जो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जैसे ये ब्रांच हो गए, इसमें कितने ब्रांच हो गए, 2 ब्रांच, क्योंकि मेन चेन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्रांच हो गए। यहाँ पे देखो एक ही ब्रांच है क्योंकि ये चेन है मेन, इसमें 1 ब्रांच। और यहाँ पे क्या है, एक भी ब्रांच नहीं है, 0 ब्रांच, तो सब मेन चेन में ही है। तो कहता है जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना क्या होगा, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, उसका सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सब में सेम है, देखो 6 कार्बन यहाँ पे भी है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। ठीक है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब वैन डर वाल फोर्स कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, और सबसे लास्ट में 3 का। ठीक है, इसे लिख लो ब्रांचिंग वाले में। Said N. डन। अब देखो एक और इसी में अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, 2 3 एग्जांपल देके पूछेंगे कि कौन सा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने कहा कि विच वन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पहला है, इसमें कार्बन अंडरस्टूड है, सारे हाइड्रोजन लगे हुए, दूसरे में और तीसरे में
इसमें से बताओ कि किसका, ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? इसे कहेंगे एन पेंटेन। एन का मतलब सिंगल है। देखो अगर ये सेकंड पोजीशन में CH3 लग जाता है तो इसे एक, इसका कॉमन नेम होता है आइसो, ध्यान रखना। आइसो का मतलब जो सेकंड लास्ट पोजीशन है यहाँ से, अगर इसमें CH3 ग्रुप लगता है तो इसे एक वर्ड कहते हैं आइसो, तो इसका नाम होता है आइसो। और पूरे कार्बन है 5 तो पेंटाइल, आइसोपेंटेन, सॉरी पेंटेन। ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर ये सेकंड पोजीशन में 2 CH3 ग्रुप लगते हैं तो इसके तो लिए सर कहते इसे हैं, कहते हैं नियोपेंटीन। हाँ न्यू पेंटेन। तो अब ये सर इसमें एन पेंटीन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद, सर उसके बाद कॉम आइसोपेंटीन का, हाँ और फिर, फिर सर नियोपेंटीन का। हाँ तो ये ऑर्डर है। ठीक है, तो जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपके पास, तो इससे भी लिख लो क्वेश्चन को। तो ऐसे ही आपका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चलेगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ओके सर। हाँ, अब यहां से ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। रिटर्न। यस सर। अब नेक्स्ट आता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट का। इसका भी यही कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज और फैक्टर डोमिनेट हो जाती है, सिमेट्री। कोई कंपाउंड जितना सिमेट्रिकल होता है उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन जनरल वे में। ठीक है। और दूसरा फिर वही है पॉइंट जैसा अभी हमने किया, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स और वैन वॉल फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, वेंडर वॉल फोर्स। और अगर वेंडर वॉल फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसमें भी वही है, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सॉरी मेल्टिंग पॉइंट सर CH4 का। किसका? CH4। नहीं, ये क्या कहा हमने, नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके ज्यादा होंगे, किसके नंबर ऑफ कार्बन ओके एटम सर ज्यादा? C6H14। हाँ, जितना सिक्स कार्बन नंबर एटम पे ज्यादा होगा। होगा, हाँ उतना यस सर। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात है, इसका अगर C7 होता तो और ज्यादा हो जाता। तो इसका सेम ट्रेंड चलेगा जैसे बॉइलिंग पॉइंट का चल रहा था। ठीक है। बस इसमें एक चीज है, जैसे मैंने कहा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से कौन सिमेट्रिकल होगा, ये C2H6 या CH4, या C3H8 या C4H10, ये ऑड, ये इवन। ऑड या इवन में से कौन ज्यादा सिमेट्रिकल होगा? सर क्वेश्चन रिपीट करने एक बार। मैंने कहा ऑड है और इवन है। ठीक है, ऑड और इवन में से किसका किसमें ज्यादा डिफरेंस होगा? डिफरेंस, जिससे टॉप टू बॉटम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक में ज्यादा डिफरेंस होगा एक में कम होगा।
यानी एक ज्यादा बढ़ेगा एक कम बढ़ेगा, तो इसमें से कौन ज्यादा बढ़ेगा कौन कम बढ़ेगा? सर इवन ज्यादा बढ़ेगा। हाँ इवन ज्यादा, क्यों? सर इसमें जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, हाँ ऑड में थोड़ा गैप होता है उनके बीच में। वो है कि देखो अभी हमने क्या कहा, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल कौन ज्यादा होता है? इवन वाला सिमेट्रिकल होता है ज्यादा, ठीक है। इवन जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। और जो सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए ज्यादा इंक्रीज होता है ये। जैसे ये कम इंक्रीज होगा फिर ये एकदम से ज्यादा हो जाएगा, फिर ये कम इंक्रीज होगा फिर ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा इंक्रीज होने का रीजन क्या है, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होगा तो मोर क्लोजली पैक्ड है, और उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है इसमें। सेकंड पॉइंट ये लिख लो। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर वन। डन। यस सर। हाँ तो ये हो गया आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जैसे ही चलता है, ये सारा कॉन्सेप्ट एक जैसे ही चलेगा। अब अब इसके बाद आता है आपके पास सॉलिबिलिटी। देखो इसमें ये जो फॉलो करता है जनरली, ये फॉलो करता है, इट फॉलो लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा लाइक डिजोल्व लाइक को, ठीक है। किससे, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक, लाइक डिजोल्व लाइक। अब लाइक डिजोल्व लाइक में क्या होगा, देखो लाइक डिजोल्व लाइक में क्या होगा कि अगर कोई चीज पोलर है, ठीक है, अगर पोलर सब्सटेंस है तो किस में डिसॉल्व होगी, पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। पोलर में सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, तो वाटर में कौन सी चीज ज्यादा डिसॉल्व होगी, जो पोलर होगी। लेकिन जो एल्केन होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर जो होता है, तो एल्केन कैसा है, नॉन पोलर है। जो एल्केन होगा वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है। ये किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है, जैसे हो गया आपका ईथर, बेंजीन, ईथर, बेंजीन, CCl4 एसेट्रा। तो ये जो है आपके पास, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो ये इसमें हाईली सॉल्युबल होगा। तो आपको क्या लिखना है, एल्केन इज हाईली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, CCl4 एसेट्रा, हाईली सॉल्युबल।
Yes, sir, done. डन। तो ये है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये एल्केन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता क्यों, तो क्या आंसर दोगे? एल्केन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? एल्केन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? क्या आंसर होगा? सर क्योंकि ये नॉन पोलर होता है और सर ये पोलर में सॉल्युबल होते हैं। हाँ, तो जो वाटर है ये एल्केन है, वो कैसा होता है? सर नॉन पोलर नेचर का होता है। हाँ, तो एल्केन क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। ठीक है। और वाटर कैसा होता है? सर पोलर। पोलर होता है। तो जो नॉन पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लाइक फॉलो लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। क्वेश्चन आता है कि एल्केन है जो, एल्केन इज हाईली सॉल्युबल इन, हाईली soluble in बेंजीन, वाई? बेंजीन में ज्यादा soluble होता है क्यों? सर क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। हाँ, क्योंकि वो कौन है? एल्केन तो कैसा है? एल्केन है आपके पास, जो एल्केन कैसा है? नॉन पोलर है। और बेंजीन भी कैसा है? पोलर, नॉन पोलर है। ठीक है, बेंजीन है जो, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर की वजह से क्या होता है, ये डिजॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए, सॉरी, डिजॉल्व हो जाते हैं, हाईली डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि सिमिलर केमिकल बिहेवियर होता है दोनों का। कैसा होता है? सिमिलर केमिकल बिहेवियर, सिमिलर केमिकल बिहेवियर, बिहेवियर। ठीक है, तो सिमिलर केमिकल बिहेवियर होने की वजह से क्या होता है कि जो एल्केन होता है वो बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है इजीली। ठीक है, तो नॉन पोलर और पोलर पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, तो इसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये लिख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। यहाँ पे नॉन पोलर वाला कोई भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना, अगर एल्केन किसी में डिसॉल्व हो जाता है इसका मतलब वो नॉन पोलर है, और एल्केन किसी में डिसॉल्व नहीं होता इसका मतलब वो पोलर है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। ओके सर। हाँ, इसे लिख लो। एक और पॉइंट चलेगा इसमें, और ये आपका फिजिकल। तो फिजिकल में सारे एक जैसे होते हैं। फिजिकल का सबसे अच्छा बात क्या है कि जो ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, अब ये शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी आप कंपाउंड पढ़ोगे सब में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सेम। यस सर, डन। डन। आप देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी केस में क्या होगा? डेंसिटी, डेंसिटी है यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज्यादा होते हैं तो क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा होगी कम होगी? जैसे मैंने कहा CH4, C2H6, C3H8 और C4H10, तो इनमें से ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सर C4H10 की। C4H10 की। हाँ, तो जितना कार्बन यस सर। बढ़ेगा उतना डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, या जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है उतना डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी ऑर्डर होगी।
Yes, sir, done. डन। अब देखो, अब ये है कि जितने भी एल्केन होते हैं जनरली कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। जितने भी एल्केन होंगे क्या होंगे, जनरली एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। Yes, sir, done. डन। अब देखो इसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। द रिएक्शन, आर एक्शन का मतलब रिएक्शन होता है इन विच, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन is replaced by, ठीक है, replaced by an atom और group of atom, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली कौन दिखाएंगे इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली कौन फॉलो करता है, एल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, ये किसको फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन फॉलो करता है, एल्केन या सैचुरेटेड, क्योंकि वो रिप्लेस कर सकता है, एक को हटा के दूसरा आ जाएगा, तो इसे लिख लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Yes, sir, done. डन। अब देखो यहाँ पे आपके पास आएगा सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स क्या होता है, हेलोजन जानते हो कौन कौन से होते हैं, Yes, sir. कौन कौन से होते हैं। So fluorine, iodine, chlorine, bromine. हाँ, तो एडिशन ऑफ हेलोजन इसी को कहते हैं हेलोजिनेशन। से मैंने कह दिया इसे हेलोजन, हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन की जो रिएक्टिविटी होती है, वो रिएक्टिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे लास्ट में आयोडीन की। तो जनरली बुक में क्या होता है, फ्लोरीन को नहीं दिखाते क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये हाईली एक्सप्लोसिव हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो इसकी बहुत कम रिएक्शन आपको मिलेगी देखने को, बाकी औरों की रिएक्शन दिखती है आपको। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे लास्ट में आयोडीन का, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया।
ओके सर। रिटर्न। यस सर। हाँ, अब देखो पहला आता है इसमें क्लोरीनेशन। जैसे हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, ऐसी मैंने कहा क्लोरीनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरीनेशन एडिशन ऑफ क्लोरीन। ऑफ मीथेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे क्लोरीन का। ठीक है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एडिशन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने कहा CH4 प्लस Cl2। ठीक है, होता क्या है देखो, होता ये है कि Cl के पास 4 है, देखो 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी Cl के पास 2 है। अब ये सब्स्टिट्यूट करेगा तो एक H इस Cl को लेके बाहर चला जाएगा और ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? CH H H और यहाँ Cl प्लस HCl। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया इसका। ओके सर। इसे लिख लीजिए। और ये रिएक्शन होती है जनरली लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में H न्यू, यानी इसे कहते हैं लाइट। तो ये रिएक्शन होगी लाइट की प्रेजेंस में। यस सर, डन। डन। अब देखो क्या होगा कि आ, ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, मिक्सचर मिलता है आपको, इसलिए हमें प्रिफर नहीं करते हमसे। फिर क्या हुआ देखो, CH यहाँ एक Cl आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे Cl2 दोबारा रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट वगैरह, जो भी अगर दोगे आप, लाइट या हीट। ठीक है, लाइट या हीट, आप लाइट दो या हीट दो, कुछ उससे एक ही बात है। 520 से लेके 670 केल्विन तक। अब क्या होगा फिर, दोबारा यहाँ से ये निकलेगा बाहर, फिर ये इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, C अब यहाँ पे 2 Cl आ गए और प्लस HCl फिर बाहर हो गया। फिर नेक्स्ट में देखो, अब इसके पास 2 Cl है और एक 2H है, तो एक Cl दूसरा Cl और 2H है। फिर यहाँ Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर इतनी हीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर ये HCl बाहर हो जाएगा, फिर ये Cl लग जाएगा, तो यहाँ पे होता है CHCl3 प्लस HCl। और फिर फाइनली क्या होता है, ये जो H है आपका ये भी निकल जाता है बाहर। ठीक है, फाइनली ये जो H है आपका, ये H भी क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। Cl 3 Cl है प्लस Cl2, तो ये Cl यहाँ से रिमूव होगा और फाइनली आ जाएगा CCl4 प्लस HCl। ठीक है, या तो हम इसको देंगे ये, और या देंगे हम इससे हीट। हीट कितने पे? 522 670 केल्विन पे। ठीक है, अगर हीट या लाइट देंगे तो इसमें फ्री रेडिकल बनता है, तो ये फ्री रेडिकल के रिएक्शन होती है, थ्रू रिएक्शन होती है, तो ये है। तो इसमें ये मिक्सचर मिलता है, इसीलिए हम इसे प्रीफर नहीं करते ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे मिक्सचर मिलते हैं। अब हमें एक चीज चाहिए लेकिन हमें सब अलग अलग मिक्सचर मिल गया, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते। ओके सर। हाँ, क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन को हम प्रीफर नहीं करते क्यों? तो क्या आंसर देंगे? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। मैंने कहा कि क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन को हम प्रीफर नहीं करते हेलो एल्किन बनाने के लिए, क्यों?
सर इसमें हेलोजन सेपरेट हो जाते हैं मिक्सर्स से? नहीं, पहले लिख लिया आपने ये? नो सर। हाँ, इसे लिख लो जल्दी। यस सर, डन। देन अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है कि हम इसको प्रिफर क्यों नहीं करते, ठीक है, कि वाई, क्वेश्चन आएगा वाई क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन is not preferred to form हेलो एल्केन। किससे हेलो एल्कीन बनता है, तो हेलो एल्कीन बनाने के लिए हम इसको क्यों प्रिफर नहीं करते, ठीक है। इसका आंसर ये होता है कि बिकॉज वी गेट अ मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स। क्योंकि हमें क्या होगा, मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मिक्सचर, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH4, तो यहाँ पे Cl2 आया तो क्या मिलेगा हमारे पास CH3Cl, फिर इसमें Cl2 करेगा रिएक्शन तो क्या मिलेगा हमें CH2Cl2, ठीक है, HCl निकलता जाएगा। फिर Cl2 से करेंगे तो बनेगा CHCl3, और फिर Cl2 से होगा तो CCl4 होगा। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा हमें, कुछ अमाउंट में ये होगा, कुछ में ये होगा, कुछ में ये होगा, कुछ में ये होगा, ठीक है। तो इनका क्या मिल जाएगा हमें, मिक्सचर मिल जाएगा। इसीलिए हम एक चीज को क्लियर नहीं बना पाते, फिर हमारे पास वही दिक्कत आ जाएगी कि इसे मिक्सचर को सेपरेट कैसे करें, क्योंकि कुछ परसेंटेज ये बनेगा, आधा इसमें से ये इसमें चेंज हो जाएगा लेकिन आधा ही बच जाएगा, फिर आधा इसमें से ये चेंज होगा, आधा कुछ ये बच जाएगा, फिर इसमें से ये चेंज होगा, कुछ ये बच जाएगा। तो इन सब का जब हम फाइनल देखेंगे तो इनके मिक्सचर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको प्रिफर नहीं करते कि हमें फिर दोबारा इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम पहले थी वो बाद में भी है, तो इसीलिए हम इसको प्रिफर नहीं करते। इसलिए आया समझ में? यस सर। हाँ, इसे लिख लो। डन। यस सर। अब देखो ऐसी ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। ब्रोमिनेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट का हो या फिर हीट का हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, लाइट या हीट। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये Br इस H को हटाएगा बाहर और आ जाएगा CH3Br, और HBr यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसी आयोडोनेशन कहेंगे हम, तो क्या होगा, आयोडोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, सब ब्रोमीन। हाँ।
तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो हाइड्रोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। और डी का मतलब रिमूव कर देना, जैसे मैंने कहा डी हेलोजनेशन यानी हेलोजन को निकाल दो, डी हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को निकाल दो, डी ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन को निकालो बाहर, ठीक है। तो डी वर्ड का मतलब होता है रिमूव करना, और जो आपका दूसरा क्या है सिंपल है, इसमें इसका मतलब ऐड होना, ठीक है। तो आप इसको दिखा सकते हो, मेन आपको क्लोरीन में आता हो, ठीक। तो ये लिख लो, फिर आपको मैकेनिज्म आती है इसमें, तो मैकेनिज्म करते हैं फिर हम इसकी मैकेनिज्म। ओके सर। बायो किस समय आपका? सर 4:30 होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो इसे एक बार फिर से देखना और पूरा नोट्स को ढंग से बना लेना, ठीक है। वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, हर एक वर्ड का मीनिंग, जैसे हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, प्रोमिनेशन, ओके सर। ये ऑर्गेनिक में हर बार आएंगे अब यहाँ से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी तरीके से आता है। एक जो ये वर्ड यूज होगा, अब लिख लिया सब? यस सर, डन। अब इसके लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना इसकी, ठीक है। तो इसमें आएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में इसमें आता है 3 स्टेप। मैकेनिज्म होती है इसकी 3 स्टेप की रिएक्शन। फर्स्ट आता है चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। सेकंड आता है चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब उसे कंटिन्यू रखना, बढ़ाते जाना। तीसरा आता है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना। तो रिएक्शन को रोकना होगा तो टर्मिनेशन, बढ़ाते जाना है तो प्रोपगेशन, और स्टार्ट के लिए इनिशिएशन। तो 3 स्टेप है इसमें, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और लास्ट में टर्मिनेशन। पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद उसको बढ़ाते जाओ, और जिस समय आपको रोकना है उसमें टर्मिनेट कर दो, रोक दो। तो यहाँ पे भी इसमें 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके सर। ठीक है, ऐसे लिखो। लिख लिया तीनों? यस सर। अब देखो इसके बाद आता है फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन, ठीक है। चेन इनिशिएशन का मतलब टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो अगर आपको स्टार्ट करनी है रिएक्शन को तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको रिएक्शन को स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे हम बनाते हैं फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। कैसे स्टार्ट होगी रिएक्शन? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल को बना के,
ठीक है, जो फ्री रेडिकल है आप इसको बना के क्या करोगे, रिएक्शन को स्टार्ट करोगे। अब कैसे होगा देखो स्टार्ट, जैसे मैंने कहा क्लोरीन है, तो क्लोरीन होता है Cl Cl, ठीक है। जब हम लाइट देंगे तो लाइट देने से क्या होता है कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इसके पास है एक इसके पास है, दोनों आपस में बांट लेंगे Cl, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा तो इसका मतलब ये फ्री रेडिकल हो गया। तो फ्री रेडिकल होने से क्या हुआ, ये बन गया आपके पास, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में ये होगा क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए आपने फ्री रेडिकल बना दिया। अब आपको पता है फ्री रेडिकल क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा और ये रिएक्शन को शुरू कर देगा। ये हाईली रिएक्टिव होता है, फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव। तो हमने सबसे पहले लाइट दी, लाइट का काम क्या है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना। जब भी लाइट या हीट होगी तो जनरली फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। तो कौन सा फिजन हो गया, होमोलाइटिक फिजन। ये हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, ये ऑर्गेनिक बेसिक होगी सारे चैप्टर की। होमोलाइटिक फिजन से दोनों ने इक्वली डिवाइड कर लिया और उससे बनता है फ्री रेडिकल, तो उसको कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो स्टेप फर्स्ट हो गया ये, ओके। इसे लिख लिया। यस सर, डन। डन। अब देखो इसके बाद आता है चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब उसे क्या करो, आप कंटिन्यू करते जाओ। चेन प्रोपगेशन, बढ़ाते जाओ, उसे प्रोपगेट करते जाओ। चेन प्रोपगेशन, टू प्रोपगेट द रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन को इंक्रीज बढ़ाते जाना है तो क्या करेंगे, फ्री रेडिकल किसके साथ कंबाइन करेगा, CH3 के साथ, एल्केन के साथ। क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विथ एल्केन, जो भी एल्केन होगा उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो एल्केन में हमने ले लिया, सी का ले लो या आर से ले लो, कोई भी यहाँ पे ले सकते हो आप, ठीक है। एल्केन का चलो हमने CH4 ले लिया, कोई भी एल्केन ले लो या यहाँ पे आर लगा सकते हो, इन जनरली आर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केन है, ये एल्केन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसके साथ, ठीक है। अब जैसे फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा, फ्री रेडिकल इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देगा, HCl, ठीक है। HCl बन गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अगर ये CH3 है, H ही रहने दो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, H हो या कुछ हो, ये फ्री रेडिकल बन गया देखो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह गया, C के पास, ये इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, ये यहाँ से अपने साथ ले गया। तो इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक Cl का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ने मिला के एक बॉन्ड बना लिया, तो HCl बॉन्ड बन गया। और ये बन गया आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल, ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, इसे लिख लो।
डन। सर। समझ में आया है कैसे हुआ? यस सर। अच्छा, अब देखो फिर क्या होता है, ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। अब ये रिएक्शन कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे है आपके पास CH3 फ्री रेडिकल, और फिर इसमें क्लोरीन गैस क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो क्लोरीन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई। ठीक, अब क्या होगा देखो, ये फिर यहाँ से टूटेगा क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो अब ये इसके साथ चला जाएगा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, बॉन्डिंग बना दी, दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे क्या था, CH3 है तो ये CH3 था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। दूसरा Cl ने बोला मैं भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, Cl भी इसके साथ कंबाइंड हो गया, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। ठीक है, और ये Cl फिर रेडिकल फिर यहाँ पे बच जाएगा। देखो ये वाला Cl, देखो ये Cl डॉट, ये फिर यहाँ बच गया। ठीक है, ये यहाँ बच गया एक डॉट, और ये इसके साथ कंबाइंड हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl, और ये Cl डॉट यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो देखो CH3Cl बन गया, तो Cl ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को। तो इसलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो Cl होता है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है यहाँ पे, हेलोजन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को, ऑफ एल्केन। जो एल्केन है उसके हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, इसीलिए इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये अब ऐसी रिएक्शन अब आगे चलती जाएगी, फिर ये Cl किसके साथ रिएक्शन करेगा, दोबारा दूसरे के साथ करेगा, फिर बनाता चला जाएगा। तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाएगी, क्योंकि उसमें तो हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हजारों बार ये रिएक्शन करता जाएगा। ओके सर। इससे लिख लो। यस सर, डन। देन अब देखो क्या होता है कि आ, इसके बाद टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन का मतलब, अगर आप चाहते हो कि रुक जाए रिएक्शन, आगे ना हो, तो उसके लिए हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेट मतलब स्टॉप कर देना। ठीक है, जैसे अपनी गाड़ी चलाते हो तो उससे रुकना भी पड़ता है, कोई चीज होती है उसे रुकना है, तो टू स्टॉप द प्रोसेस या रिएक्शन। अगर आपको प्रोसेस को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू फ्री रेडिकल, टू फ्री रेडिकल इज रिएक्टेड, दोनों के दोनों को आपस में रिएक्ट करा दो, फ्री रेडिकल को। जैसे जैसे मैंने कहा CH3, एक फ्री रेडिकल ये हो गया, दूसरा Cl, ये फ्री रेडिकल हो गया। अब ये दोनों को आपस में रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये दोनों कंपाउंड बना देंगे, तो फिर रिएक्शन रुक जाएगी। जो Cl है डॉट और दूसरा भी Cl डॉट है, ये भी फ्री रेडिकल है, क्योंकि रिएक्टिविटी किसकी वजह से, फ्री रेडिकल की वजह से। तो अगर हमने फ्री रेडिकल को आपस में क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया, तो दोनों के 1 1 इलेक्ट्रॉन मिक्सअप होकर क्या बना देंगे, फ्री रेडिकल बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर तीसरा क्या हुआ, ये CH3, क्योंकि उसमें तो हजारों मॉलिक्यूल है, तो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, और ये क्या बना देगा, यहाँ से ये बना देगा, इस तरीके से कंपाउंड बना देंगे, CH3 डॉट सॉरी डैश CH3। ठीक है, तो ये बन गया आपका इथेन। इथेन, तो इथेन भी बन सकता है देखो इससे, और ये भी बन सकता है। तो इसमें यही दिक्कत आई कि इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बन गए। देखो इथेन भी बन रहा है, जबकि इथेन हम सोच ही नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि जब दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये भी बन रहा है। अब ये तो एक है नहीं, एक तो हजारों हैं, तो जो जहां पे कंबाइंड होगा वो ऐसा कंपाउंड बना देगा। तो इसमें देखो इथेन भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता जा रहा है। तो ये है, स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, दो फ्री रेडिकल को ही आपस में रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टिविटी किसकी वजह से थी, फ्री रेडिकल की वजह से।
और फ्री रेडिकल को आपने स्टॉप करवा दिया, रिएक्शन करवा दी, तो रिएक्शन भी क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपका है चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। Yes, sir, done. डन। तो ये है आपका मैकेनिज्म। तो इसमें कई बार आता है मैकेनिज्म लिखो, तो मैकेनिज्म का ये स्टेप हो गया। ठीक है, एक और पॉइंट कर लेते हैं आज के लिए, है ना, 4:30 में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ठीक, एक और पॉइंट कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन, तो बस ये ऑक्सीडेशन और 2-3 पॉइंट और होने के बाद क्या होगा, इसकी केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा एक कंफर्मेशनल है। अब इसके बाद फिर एल्कीन का भी वही होगा और एल्काइन का भी वही होगा। जैसे मैंने एल्कीन का बताया, ऐसे एल्कीन और एल्काइन होगा। तो इसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, तो इसके इसके दो कैटेगरी हैं। पहले एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एक होता है यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या होगा कंप्लीट में और इनकम्प्लीट में? इसमें फर्क क्या होता है? मैंने कहा कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है? ठीक है, कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट में कैसे डिसाइड करेंगे हम, किसके बेस पे डिसाइड करेंगे? देखो, कंप्लीट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे कंप्लीट हो जाएगी। इनकम्प्लीट में भी दो कैटेगरी आती है। एक कि अगर ऑक्सीजन है लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट हो पाएगा। और एक है वेरी लिमिटेड, बहुत कम है, तो भी अलग सिचुएशन होगी। ठीक है, वेरी लेस क्वांटिटी किसकी, ऑक्सीजन की, तो उसे कहते हैं वेरी लेस। ठीक है, वेरी लिमिटेड, बहुत कम है ऑक्सीजन की क्वांटिटी, तो अलग आंसर आएगा। कम है तो अलग आंसर आएगा, ज्यादा है तो अलग आंसर आएगा। तो इसके ऑक्सीडेशन की 3 कैटेगरी हैं। एक है कंप्लीट कंबशन, एक है ऑक्सीडेशन सॉरी, दूसरा है इनकम्प्लीट, और तीसरा दूसरे में ही 2 पॉइंट है। एक है लिमिटेड ऑक्सीजन, एक है वेरी लिमिटेड या बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसे लिख लो। Yes, sir, done. डन। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें रिएक्शन वगैरह। देखो कंप्लीट कंबस, इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट अगर ऑक्सीडेशन होगा, इसके लिए एक वर्ड आता है कंबसन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंबसन, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। कंबसन किसे बोलते हैं? कंबसन क्या होता है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या बनता है? देखो, कंप्लीट कंबसन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं हर हमेशा। जैसे ऑक्सीजन लिया आपने, ये एक्सेस में लेंगे, ठीक है, एक्सेस में, तो यहाँ पे बनेगा CO2 एंड H2 ऑलवेज, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो आप, XYZ। जैसे आपने C6H6 ले लिया, ये भी हाइड्रोकार्बन। अगर आपने एक्सेस में ले रहे तो आपको फिक्स पता है CO2 और H2O ही बनेगा। ठीक है, तो जब एल्केन को आप बर्न करोगे इन एक्सेस ऑफ एयर, देन CO2 एंड H2O इज फॉर्म्ड। तो इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबसन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले डिफाइन ये लिख लो। पहले डिफाइन क्या होगी कि व्हेन एल्केन इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन, तो व्हेन एल्केन इज बर्न्ड इन excess of oxygen, then CO2 and H2 is formed and large amount of energy is produced। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज का ध्यान रखना, फिक्स है ये रिएक्शन। देखो, अगर आपने CO2 से रिएक्शन कराए तो फिक्स है CO2 और H2 ही बनेगा, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, कोई भी। अब एल्कीन में भी ऐसे होगा, एल्केन में भी ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपने एक्सेस लिया ऑक्सीजन का तो यही बनेगा CO2 एंड H2।
तो when alkane is burnt in excess of air, then CO2 and H2 is formed and large amount of energy is produced या released. Large amount of energy और फॉर्मूला ये हो गया आपका रिएक्शन. डन. Yes sir, done. हाँ. अब इसके बाद देखो इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होगा. जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा. ठीक है. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबशन. इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन एल्केन इज बर्न्ड इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर. लिमिटेड या वेरी लिमिटेड में. ठीक है. या लिमिटेड या वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, तो उसे कहेंगे इनकम्प्लीट कंबशन, यानी ढंग से नहीं बर्न हुआ अभी. तो इसमें दो आंसर आएंगे. देखो अगर आपने लिया लिमिटेड ऑक्सीजन, इससे क्या होगा. देखो जैसे मैंने यही लिख दिया C2H6 प्लस O2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया लिमिटेड. ठीक है. तो लिमिटेड में क्या बनेगा, CO प्लस H2 बनेगा. ध्यान रखना CO बनता है क्योंकि ऑक्सीजन कम है हमारे पास, तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा. CO2 नहीं बनेगा, CO बनेगा. ठीक है. और अगर हमारे पास वेरी लिमिटेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, वेरी लिमिटेड, यानी बहुत कम अमाउंट में, तो फिर ये ऑक्सीजन भी गायब हो जाता है. ठीक है. फिर एक ऑक्सीजन फिर गायब हो जाएगा, ये होगा C प्लस H2, यानी कार्बन ही बनेगा. आया समझ में तीनों का मतलब. अगर आपने एक्सेस में लिया तो CO2 बनेगा. देखो एक्सेस में लिया तो अलग आंसर आ रहा है, लिमिटेड में लिया तो CO बनेगा एंड H2, और अगर वेरी लिमिटेड लिया तो केवल C बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो कम है हमारे पास. ठीक है. तो ये तीन कंपाउंड बनते हैं. तो इसमें क्या होगा, जब एल्केन बर्न होगा इन लिमिटेड और वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. इसमें अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो बनेगा CO एंड H2, और अगर वेरी लिमिटेड होगी तो बनेगा C प्लस H2. ठीक है. तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन का पार्ट. ओके सर. तो इसको ध्यान रखना आपको कि उसमें क्या लिखा है नीचे, लिमिटेड है या वेरी लिमिटेड है या एक्सेस है. और अगर नहीं दिया तो इसका मतलब एक्सेस है. अगर कुछ नहीं लिखा है नीचे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस है. हाँ एक्सेस है. तो अंडरस्टूड होता है वो. लिमिटेड में वो दिखाएगा, अगर लिमिटेड नहीं लिखा है या वेरी लिमिटेड नहीं लिखा है, इसका मतलब उसने एक्सेस में दिया हुआ. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. अब इसमें तीन चार रिएक्शन कौन सी बची, एक है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. कंट्रोल्ड का मतलब कैटलिस्ट को यूज करके आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो. एक होता है पायरोलाइसिस. पायरो का मतलब होता है हीटिंग से उसे डिकम्पोज करना. और एक है एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनाना. एक है आइसोमेरिज्म का मतलब इसके अलग अलग आइसोमर्स शो करना. तो ये तीन चार हेडिंग अभी इसकी बची है. तो ये फिजिकल कंप्लीट हो, सॉरी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपकी. तो एल्केन वाला पोर्शन आपका फिनिश हो गया. हाँ. तो तीन चार रिएक्शन अभी बची है, लेकिन आपका टाइम मेरे ख्याल से अब होने वाला है ये ना. यस सर. हाँ. तो मैं आपको आज भेजता हूँ और संडे तक हम इसको फिनिश कर देंगे. संडे मंडे मैक्सिमम. ओके सर. हाँ. संडे को भी क्लास लूंगा मैं आपकी, है ना. और परसों की छुट्टी है कि नहीं है आपकी, सैटरडे की. यस सर, ऑफ है. ऑफ है ना. हाँ. तो उस दिन ज्यादा पढ़ लेंगे हम, सैटरडे एंड संडे को. ओके सर. हाँ. ठीक है ना. ओके, थैंक यू सर.